हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ मानव जनन के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जेट आईसीआर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव जनन से संबंधित। पहला जो क्वेश्चन है वो है, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो युग्मनज का निर्माण करती है। यदि अपन जनन की बात करें, जनन क्या है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने समान नई संततियां उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है जनन। जनन दो प्रकार का होता है। यदि किसी जीव के द्वारा नई संतति उत्पन्न हो रही है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन दो प्रकार का है, लैंगिक और दूसरा अलैंगिक जनन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। पहली कंडीशन क्या है? युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा, युग्मक का संलयन होता है, उसको तो कहा जाता है लैंगिक जनन। अलैंगिक युग्मक निर्माण नहीं होता है। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन दोनों घटनाएं नहीं होती है, तो उसको कह रहे अलैंगिक जनन। इसमें दो जीव भाग ले रहे हैं, नर और मादा। इसमें एक ही जीव भाग ले रहा है। इसके द्वारा जो संततियां उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है क्लोन। मानव के अंदर कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। यहां बात करें युग्मनज क्या है, जो युग्मक निर्माण है, युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो यहाँ पूछा गया है युग्मनज जो बनने की प्रक्रिया है ये किसके अंतर्गत होती है? उसका सही आंसर है लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में जो वर्ण कोष होते हैं वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं? कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें वर्ण कोष शरीर के बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें वर्ण कोष शरीर के बाहर होता है। मानव के अंदर जो वर्ण होता है वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं और एक विशेष संरचना में पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है वर्ण कोष कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वर्ण के अंदर ऐसी थैली नुमा एक संरचना होती है जिसको तो अपन क्या कहते हैं? वर्ण कोष कहते हैं। वर्ण कोष, स्कोर्टम कहा जाता है उसको। इनके अंदर दो लगभग गोलाकार संरचनाएं होती है जिनको कहा जाता है वर्ण टेस्टिज कहा जाता है इनको। इनके अंदर क्या प्रक्रिया होती है? शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या होता है? शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस प्रक्रिया में क्या बना? शुक्राणु। और शुक्राणु को क्या कहते हैं अपन? नर युग्मक कहते हैं। इस शुक्र जनन प्रक्रिया के लिए जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से कम, जबकि शरीर का जो तापमान है उसका कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा तापमान अवेलेबल हो, इसीलिए क्या होते हैं जो वर्ण होते हैं ये शरीर के बाहर वर्ण कोष में पाए जाते हैं। और ये कहाँ होता है? जो दोनों टांगे होती है उनके बीच का भाग होता है जिसको अपन श्रोणी क्षेत्र कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर है
शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी पहला ही जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अंडाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? स्त्री अंडाणु कोशिकाओं में यदि नर की बात करें और मादा की बात करें, नर में बनता है शुक्राणु, मादा में बनता है अंडाणु। नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मादा में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यहाँ कौन सा विभाजन चलता है? मियोसिस होता है, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये कैसी संरचना होती है? एन। ये कैसी संरचना होती है? एन। इसको अपन क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। तो युग्मक हमेशा कैसी संरचना होती है? एन होती है। तो एन का मीन्स यानी यहाँ कितना हुआ गुणसूत्रों की संख्या? 23। तो इसका आंसर कौन सा है? स्त्री अंडाणु कोशिका का पूछे या नर शुक्राणु कोशिका का क्वेश्चन आता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है वो? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? तो ये निकलता है प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं? जो वर्षण से संरचना निकलती है, वर्षण से संरचना निकल रही है, अधिवर्षण। अधिवर्षण आगे जाके बना रहा है शुक्र वाहिनी, और शुक्र वाहिनी कहाँ मिल रही है? मूत्राशय में। किडनी आके खुल रही है मूत्राशय में, और मूत्राशय आके खुल रहा है इस शुक्र वाहिनी के साथ में मिल रहा है, और दोनों एक मुख्य मार्ग बनाती है, कॉमन मार्ग बनाती है, जिसको अपन कह रहे हैं मूत्र मार्ग। ये है मूत्र मार्ग, ये है मूत्राशय, शुक्र वाहिनी, अधिवर्षण। अधिवर्षण के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनका स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, और ये संपूर्ण संरचना है वर्षण की। तो इसका सही आंसर है मूत्र मार्ग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती है तो क्या बनाती है? अभी जस्ट पहले बताया था क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है, जायगोट का फॉर्मेशन करती है, और जायगोट हमेशा कैसा होता है? 2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? उर्वरीकरण का मीन्स क्या होता है? फर्टिलिटी, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यदि मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन की संरचना में क्या होती है? यदि इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना विशेष रूप से इस प्रकार की होती है। अंडाशय होते हैं इसमें, एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये संरचना है अंडाशय, ये है योनि, ये है गर्भाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। ये जो भाग है ये कहलाता है फिम्बरी। ये संपूर्ण जो नली है
ये कहलाती, यहाँ से यहाँ तक की जो नली है इसको करें अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका ट्यूब या निषेचन नलिका, क्योंकि निषेचन का कार्य यहीं पे संपन्न होता है। अंडवाहिनी का जो पहला भाग होता है इसको करें इनफिंडिबल, जो मध्य वाला भाग होता है ये वाला भाग ये कहलाता है एम्पुला, और जो गर्भाशय के नजदीक वाला भाग होता है ये वाला भाग ये कहलाता है इस्तमस। तो इनमें निषेचन कहाँ पे होता है? निषेचन होता है एम्पुला में। यदि पर्टिकुलर सीधा ऑप्शन डिम्ब वाहिनी नलिका है, अंडवाहिनी नलिका है, फेलोपियन नलिका है, तो इसका सही आंसर तो कौन सा होना है? डिम्ब वाहिनी या अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका। यदि इसमें डिटेल से पूछ लिया जाता है तो इसका सही आंसर कौन सा है? वास्तविक रूप से जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है एम्पुला भाग में, यानी अंडवाहिनी का जो मध्य भाग है इसमें कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे कहते हैं, अभी जिक्र किया था अपन ने, जो वर्षण होते हैं ये एक गोलाकार संरचना होती है लगभग, और ये एक थैली नुमा संरचना में पैक रहते हैं। इसको कहा जाता है वर्षण कोश, वर्षण कोश स्कोर्टम। ये ऐसा क्यों होता है? तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान को नियंत्रण करने हेतु ऐसी संरचना में होते हैं। जैसे जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन, इसके अंदर वर्षण कोश नहीं पाए जाते हैं, वर्षण कोश एब्सेंट रहते हैं। तो यहाँ कौन सा है? वर्षण कोश। वर्षण पालिकाएं क्या होती है? यदि इस वर्षण की टेस्टिस की संरचना का अपन अनुप्रस्थ काट काट के देखते हैं तो इसके अंतर्गत ऐसी संरचनाएं होती है, चैम्बर्स बने हुए होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? वर्षण पालिकाएं कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय, योनि। गर्भाशय किसका भाग है? मादा का, जहां क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका है नर का भाग। इसका आंसर कौन सा है? सेकंड, अंडाशय। अंडाशय मादा का भाग है और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और जो मादा हार्मोन है उनका निर्माण भी अंडाशय के अंदर ही होता है। योनि, सेक्सुअल इंटरक्रॉस के लिए जो ऑर्गन है वो कौन सा है? योनि। जो योनि है ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। शरीर का जो मादा का जो जनन तंत्र होगा उसमें योनि ही शरीर से बाहर दिखाई देती है, इस कारण इसको कहा गया है बाह्य जननांग कहा गया है। ये किसके समकक्ष होती है? पेनिस के। मेल में क्या होता है? जो बाहर वाली संरचना है वो है पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। अभी बताया था जो शुक्रावर्षण होता है इसकी ऐसी संरचना होती है, इसके यहाँ जो दीवार है इस दीवार पे एक नली, फोल्डेड नली रहती है, और इस नली को क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं अधिवर्षण। और यहीं पे क्या होता है? इपीडिडाइमस कहा जाता है इसको इंग्लिश में, इपीडिडाइमिस। यहीं पे क्या होता है? शुक्राणुओं का
असमय क्या होता है? स्टोरेज होता है। सही आंसर इसका अधिवर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रम। जो प्रारंभिक दूध होता है, जैसे शिशु की डिलीवरी होती है तो जो दूध प्रारंभ में उत्पन्न होता है उस दूध को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और इसमें क्या होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो एंटीजन IgA होती है इसकी अधिकता होती है और ये क्या करती है? जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको इंक्रीज करने का काम करती है। तो इसका सही आंसर है नव स्तन्य या कोलेस्ट्रॉल, को कहा जाता है कीस, को कहते हैं कीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? ऐसा कौन सा भाग है जो मानव जनन तंत्र में नहीं मिलता है? तो इसका आंसर कौन सा है? गर्भाशय। गर्भाशय किसमें पाया जाता है? गर्भाशय पाया जाता है मादा जनन तंत्र का भाग है, मूत्र मार्ग नर का भाग है, शुक्रवाहक ये भी नर का भाग है, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स ये भी नर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? पहले बता दिया, चाहे शुक्राणु में पूछे चाहे अंडाणु में पूछे, कितनी होती है? 23 होती है। नेक्स्ट, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? मूत्रवाहिनी में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, अंडकोश में, शुक्राणु में। तो मुख्य सामग्री कहाँ पाई जाती है? आनुवांशिक सामग्री कहाँ पाई जाती है? शुक्राणु में। आनुवांशिक सामग्री किस रूप में रहती है? गुणसूत्र के रूप में, गुणसूत्र DNA। इसका आंसर है शुक्राणु में, स्पर्म में, शुक्राणु स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? इनमें कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? दो विधियां हैं, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी क्या होती है? यदि नर जनन तंत्र की बात करें तो शुक्राणु जो बनता है वो वर्षण के अंदर निर्माण होता है, उसका वर्षण से संरचना निकल रही है और यहाँ से एक नली जा रही है जिसको अपन करें शुक्रवाहिका। यदि फीमेल की बात करें तो अंडाणु हो गया, अंडाणु से कौन संरचना जुड़ी हुई है? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जुड़ी हुई है। यदि इन दोनों में, यदि मेल में इसको काट दिया जाता है वो तो क्या है? ट्यूबेक्टोमी। और फीमेल में जो अंडवाहिनी है इसको काट दिया जाता है या इसको बंद कर दिया जाता है तो वो कौन सी है? वेसेक्टोमी। तो ये दोनों ही है, ये किसके तरीके हैं? जन्म दर को नियंत्रित करने के, यानी कि यहाँ से शुक्राणु का ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ से अंडाणु का ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी और ऐसा नहीं होगा तो नए शिशुओं का जन्म भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है A और B दोनों। इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग होता है? क्लाइटोरिस क्या होती है? यदि योनि की संरचना देखे, फीमेल के अंदर योनि की संरचना देखे तो इसकी योनि की संरचना निम्न प्रकार से होती है। इसमें त्वचा की दो लेयरें होती है, त्वचा की दो लेयरें होती है। ये ऐसी ऊतक से बनी हुई एक संरचना होती है जिसके ऊपर रोम उपस्थित होते हैं और इसके ऊपर भी रोम उपस्थित होते हैं। इस संरचना को तो क्या कहा जाता है? मेजोरा
लेबिया। इसी के अंदर एक और संरचना पाई जाती है, ये होता है माइनोरा लेबिया। इसको ऊपरी ओष्ठ, इसको अंत ओष्ठ, या इसको बाह्य ओष्ठ, या इसको आंतरिक ओष्ठ भी कहा जाता है। इसके ऊपर रोम नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे एक विशेष संरचना होती है जिसको कहा जाता है क्लाइटोरिस, और ये एक झिल्ली के द्वारा कवर रहता है। इस झिल्ली को कहा गया है हाइमन, हाइमन परत, और इस संरचना को कहा जाता है क्लाइटोरिस। ये सर्वाधिक संवेदनशील अंग माना गया है फीमेल का, मादा का, जहां पे टच होने पे जो फीमेल होती है वो जल्दी उत्तेजित होती है। इसके नीचे एक छिद्र पाया जाता है जो रहता है जनन छिद्र, और एक छिद्र होता है जो होता है मूत्र मार्ग, और एक छिद्र होता है जो होता है गुदा मार्ग होता है। जो हाइमन लेयर है ये क्या डिसाइड करती है? वर्जिनिटी, वर्जिनिटी। जब पहली बार इंटरसेक्स होता है तब जो हाइमन लेयर है इसके ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण ये टूट जाती है। लेकिन जो फीमेल एथलेटिक्स का खेल खेलते हैं, या साइकिलिंग का काम करते हैं, या लंबी कूद कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो ये इसके कारण भी क्या होता है, इस हाइमन लेयर्स के ऊपर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण भी ये क्या होती है, टूट जाती है। तो वर्जिनिटी का सिंबल है कौन सी? हाइमन। यहाँ बात करते हैं क्लाइटोरिस जो होती है ये किसके समजात है? तो इसको कहा गया है जो मेल के अंदर लिंग होता है, पेनिस होता है, उसके समकक्ष माना गया है। वो बड़ा रूप है और ये छोटा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का मीन्स क्या हुआ? शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है शुक्र जनन। ये जो कार्य हैं ये कब होता है? यौवना अवस्था आने पर, यौवना अवस्था आने पर। जब यौवना अवस्था आ जाती है तब जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, इससे रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। पहले तो जो ये हार्मोन है किसके ऊपर जाके एक्ट करता है? पीयूष ग्रंथि के ऊपर। पहले तो किसके ऊपर जाके काम करता है? ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर। पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH। जो ये FSH हार्मोन है ये जाके और क्या करता है? शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर है एंड्रोजन। थोड़ा सा यहां देखना, एंड्रोजन क्या है? वर्षण की आंतरिक संरचना देके, यदि वर्षण की आंतरिक संरचना देखे तो इसके अंदर ऐसे चेंबर्स पाए जाते हैं जिनको कहा गया है वर्षण पालिकाएं। इनके अंदर दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक को तो कहा जाता है नर जनन कोशिका, और दूसरी है अंतराली कोशिका। इसी को कहा जाता है लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है। यदि इस संरचना को और बड़ा किया जाए
तो इस संरचना में जो नर जनन कोशिकाएं इसकी बात करें तो इसमें दो प्रकार की होती है कोशिकाएं। एक तो होती है बड़ी कोशिकाएं और एक होती है छोटी कोशिकाएं। और इनके बाहर लगी हुई कौन सी? लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। जो बड़ी कोशिकाएं होती है उसको तो क्या कहा गया है? सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका। जो छोटी कोशिकाएं होती है इनको कहा गया है नर जर्म कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। ये किसका निर्माण करती है? स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण करती है। जो सरटोली कोशिका है ये तो जाके एक्ट करता है किसके ऊपर? जो अपसच है वो जाके एक्ट करता है सरटोली कोशिकाओं के ऊपर। जो एलएच है ये एलएच जाके एक्ट करता है किसके ऊपर? नर जर्म कोशिका के ऊपर। और ये किसका निर्माण करता है? एंड्रोजन का। जो नर जर्म कोशिकाएं हैं ये एंड्रोजन, एंड्रोजन का मतलब है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन भी कहा गया है, उसका फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ आंसर कौन सा है? एंड्रोजन। का सही आंसर है एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मासिक चक्कर अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? जो प्राइमेट्स, स्तनधारी की जो ग्रुप है, मेमेलियन जो ग्रुप है, उनकी जो प्राइमेट्स मादाएं होती हैं उनमें पाया जाता है मासिक चक्कर। यानी मानव के अंदर भी प्रत्येक महीने क्या होता है? फीमेल के अंदर एक अंडे का उत्सर्जन होता है जिसके साथ में कुछ ब्लड रिलीज होता है, जिसको कहा गया मासिक चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्कर, रज चक्कर या आथर्व चक्कर, ये सभी इसी के नाम है। ये 4 स्टेप में पूरा होता है। जो पहला है, पहली स्टेप है वो है ब्लीडिंग। यानी इस स्टेप में क्या होता है? ये आती है 1 से 3 दिन होते हैं, कई बार 5 दिन तक भी होती है अलग अलग महिलाओं में। तो इस समय क्या होता है? जो अंडा है वो बाहर रिलीज होता है, उसके साथ में ब्लड निकल के आता है। तो पहली अवस्था है ब्लीडिंग या रक्त स्राव अवस्था। तो अंडे का सर्जन 5वें दिन नहीं होता है, ये होता है 14वें दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? गर्भाशय की भित्ति है। गर्भाशय 3 दीवारों से मिलकर बना हुआ है, उसमें जो मध्य है, जो अंदर की तरफ है, वो है एंडोमेट्रियम। इसका निर्माण क्या होता है? जो ब्लड, यहाँ विशेष क्या ध्यान रखना है, जो ब्लड निकल रहा है वो किसके कारण निकल रहा है? जो एंडोमेट्रियम है ये टूट के और बाहर आती है। इसको अपन समझे। यदि इसको डिटेल से समझे जो फीमेल है उस फीमेल के अंतर्गत जो गर्भाशय होता है ये भाग है गर्भाशय। ये 3 लेयरों का बना हुआ होता है। अब क्या होता है? जब मादा के अंदर जो अंडाणु बन रहा है वो अंडाणु जो 14वें दिन की अवस्था होती है एमसी साइकिल की, इसको कहा गया है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग
सर्ग, यानी कि इस समय क्या होता है, जो अंडा से है उससे क्या निकल के आता है, अंडाणु। अंडाशय से क्या निकल के आता है, अंडाणु। वास्तु में ये अंडाणु न होके और क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte होता है। लेकिन अपन समझने के लिए इसको कह रहे अंडाणु। ये अंडाणु चल के कहाँ आता है, इस फेलोपियन नलिका में आता है, यहां से। इसी समय जो खोल यानी जो सेकेंडरी oocyte है ये बनता है जो पुट्टिकाएं होती है उनसे, यानी कि जो पुट्टिका है उससे 14वें दिन अंडाणु बाहर निकल गया। जो पुट्टिका का जो खोल है वो क्या बना देता है, कार्पस ल्यूटियम बना देता है, कार्पस ल्यूटियम बना देता है। और ये कार्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन जाके काम करता है किसके ऊपर, इस गर्भाशय की दीवार के ऊपर। जब यहां से शुक्राणु आ जाता है, नर से शुक्राणु पहुंच जाता है, तब यहाँ दोनों का निषेचन हो जाता है। और निषेचन के बाद में जो युग्मज बना वो धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ कहाँ आता है, इस गर्भाशय भाग में आता है। इस गर्भाशय भाग में क्या होता है, जो भ्रूण है उसका विकास होता है। इसी के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इस गर्भाशय की जो दीवार है इसको मोटा करने का काम करता है। यदि निषेचन का कार्य नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, नष्ट होता जाता है और जो हार्मोन है उसका निर्माण रुक जाता है, जिसके कारण जो ये एंडोमेट्रियम है ये टूट के और बाहर निकल के आती है। और यही थी पहली अपनी रक्तस्राव अवस्था। सीधा ध्यान रखना अपने को, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती है जिनका डेवलपमेंट होता है और 14वें दिन क्या होता है, वो पुट्टिका टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो बाहर निकल जाता है, या अपन कह सकते हैं जो सेकेंडरी oocyte है ये निकल के आता है। और ये कहाँ, जो फिम्बरी था उस फिम्बरी के माध्यम से कहाँ आ जाता है, फेलोपियन नलिका में। जो बचा हुआ खोल था यानी पुट्टिका का जो खोल था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है ये काम। ये किसका रिलीज करता है हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये गर्भाशय की दीवार का प्रिपरेशन करने का काम करता है, जिससे कि जब भी यहाँ निषेचन हो तो जो भ्रूण का विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन निषेचन संपन्न नहीं हुआ है तो जो एंडोमेट्रियम है ये टूट के और क्या होती है, उस अंडाणु के साथ में बाहर निकलती है। इसी को कहा जाता है रक्तस्राव। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंडोमेट्रियम का जो निर्माण है वो पुनः होने लगता है 5 से 10वें दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है, ये अभी बताया था। सर्टोली कोशिकाएं क्या है, यदि वर्षण की संरचना देखें तो इसमें क्या बताई थी, वर्षण पालिकाएं बताई थी। वर्षण पालिकाओं में 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक वर्षण पालिका में 1 से 3 कोशिकाएं होती है। इसको तो क्या कहा गया है, शुक्र जनन। और इनके बीच में जो कोशिकाएं होती है इनको कहा गया है अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं, इसी को कहा गया है लीडिंग सेल्स कहा गया है इन्हीं को। यदि इस वर्षण पालिका की अपन संरचना को खोल के देखते हैं तो वर्षण पालिका की संरचना में विशेष रूप से अपने को क्या दिखता है, इसके अंदर
यदि शुक्रजनक नलिका को अपन अंदर से देखते हैं तो इस शुक्रजनक नलिका के अंदर भी दो कोशिकाएं होती है। एक तो होती है बड़े आकार की और कुछ कोशिकाएं होती है वो होती है छोटे आकार की। जो बड़े आकार की कोशिका होती है इसको तो कहा गया क्या, सर्टोली कोशिका। और जो छोटे आकार की कोशिका है इसको कहा गया है नर जर्म कोशिका। इसके जो बाहर कोशिकाएं होती है इनको कहा गया है लेडिंग कोशिकाएं। जब भी यौवना अवस्था प्रारंभ होती है तब जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है GnRH। GnRH ये जाता है पीयूष ग्रंथि के ऊपर और पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH। इनमें से जो FSH है वो हार्मोन कहाँ जाके काम करता है, सर्टोली कोशिका के ऊपर। सर्टोली कोशिका के ऊपर जाके काम करता है और ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, जो शुक्राणु बनेगा उस शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिकाएं कौन सी है, वह है सर्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो इसका आंसर है कैल्शियम। निषेचन करने के लिए कैल्शियम जो आयन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद माता से प्रथम जो दुग्ध स्राव होता है को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें निहित होता, अभी पहले भी बताया था, उसमें क्या होता है, एंटीजन होती है IgA। IgA सही आंसर इसका IgA। ये क्या करती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, को इंक्रीज करती है। इसलिए कीस पिलाना आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था। गर्भावस्था के किस महीने में शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। जो गर्भावस्था है इसमें कितने माह का समय है, 9 माह का। इसमें से जो इसका सही आंसर तो कौन सा है, 5वां महीना। जो प्रथम महीना होता है इस प्रथम महीने में क्या होता है, हृदय का निर्माण होता है और जो हाथ पैर होते हैं उनका जो अंगुलियां वगैरह होती है बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जो दूसरा माह होता है इस दूसरे माह में क्या होता है, जो हाथ पैर होते हैं ये पूर्ण रूप से यानी कि दूसरे माह के अंत तक हाथ पैर पूर्ण रूप से बन जाते हैं। जो तीसरा माह होता है, जो तीसरा माह होता है इसमें जो कान वगैरह है ये ऐसी संरचनाएं विकसित होने लगती है। जो 5वां महीना होता है इसमें क्या होता है, प्रथम बार जो भ्रूण है शिशु है वो गतिशील होता है और जो सिर है उसके ऊपर भी बाल उगने प्रारंभ हो जाते हैं 5वें महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय के नजदीक का
फेलोपियन ट्यूब का भाग है। अभी पहले भी बताया था, ये भाग तो है अंडाशय, यहां से निकला हुआ है इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। ये संरचना है अंडाशय। जो अंडाशय के नजदीक वाला भाग है ये कहलाता है इन्फेंडिबल। ये भाग कहलाता है एम्पुला। और जो गर्भाशय, ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है गर्भाशय, ये है गर्भाशय। तो इस गर्भाशय का नजदीक का भाग है इस्थमस। यहाँ पूछा गया है फेलोपियन ट्यूब का अंडाशय के नजदीक का भाग है इन्फेंडिबुलम। इस्थमस है गर्भाशय के नजदीक का भाग, एम्पुला हो गया मध्य का भाग, और गिरवा है जो गर्भाशय है उसकी आगे की संरचना को कहा गया गिरवा सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उपस्थिति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? वृषण के अंदर। वृषण के 2 मुख्य कार्य ध्यान रखना है। एक तो है नर हार्मोन उत्पन्न करना और दूसरा है शुक्राणु उत्पन्न करना। दोनों काम होते हैं वृषण में। जो मादा है उसका अंडाशय है, उसमें मादा हार्मोन और अंडाणु उत्पन्न करने का काम होता है। और वृषण ही क्या होता है? प्राथमिक अंग होता है। जबकि फीमेल में प्राथमिक अंग कौन सा होता है? प्राथमिक अंग होता है उसमें फीमेल में अंडाशय, क्योंकि वहां भी क्या होता है? वहां भी क्या होता है? अंडाणु का निर्माण भी होता है और दूसरा उसके साथ में क्या होता है? जो मादा हार्मोन है उनका निर्माण भी अंडाशय के अंतर्गत ही होता है। तो उसका प्राथमिक जो लैंगिक अंग है वो है अंडाशय, मेल में है वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका भाग है? एक्रोसोम किसका भाग है? गोल्जी काई का है, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग है, या मानव शुक्राणु का मध्य भाग है? इनमें से कोई नहीं है। तो मानव शुक्राणु का भाग है एक्रोसोम। यदि शुक्राणु की संरचना देखें तो जो आगे वाला भाग होता है शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है जो होती है शुक्राणु की संरचना। ये मध्य भाग है, ये है इसकी पूंछ और ये है शीर्ष भाग। और यहां होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम जब शुक्राणु अंडाणु के पास में जाता है तब लाखों शुक्राणुओं में से एक ही शुक्राणु क्या करता है? अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। तो ये क्या करता है? एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है? जो अंडाणु है उसकी जो दीवारें हैं वो टूट जाती है और शुक्राणु अंदर प्रवेश कर लेता है। इसी संरचना के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जो शुक्राणु होता है ये गतिशील युग्मक के अंतर्गत आता है,
तो ये जो पूंछ है, फ्लैजिला है, इसी के कारण क्या हो रहा है, शुक्राणु गतिशीलता प्रदान करता है। तो ये है अपने इंपॉर्टेंट मानव जनन से संबंधित 25 क्वेश्चन। यदि ये आपको महत्वपूर्ण लगे, आपके लिए उपयोगी साबित हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।